सो हेलो गाइस, अगर आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है बिकॉज यू वांट टू नो अ स्ट्रेटजी टू क्लियर प्रीलिम्स, लेट मी अश्योर यू दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू बिकॉज ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है. सो यू कैन स्किप दिस वीडियो और आप चाहते हैं उसको बंद भी कर सकते हैं. इट इज़ ऑल अप टू यू. बट दोज ऑफ यू हु आर स्टिल हेयर, प्लीज़ give me a little time from your valuable day to listen very patiently what I am about to tell you. And believe me, if you listen to me very patiently, I can assure you it might really help you to clear prelims this time if you are really struggling with clearing prelims. So without wasting any time, let's start. So as you can see that वैकेंसीज़ आर आउट, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार वैकेंसी जो है 1105 है और लास्ट डेट 21 फ़रवरी है, तो आप उससे पहले अपने फॉर्म्स भर लें. सो देखिए, इफ़ आई कम टू माई बुक लिस्ट कि मैंने कौन सी बुक्स फॉलो करी हैं, या मैंने अगर 2 बार प्रीलिम्स निकाला है तो वो कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी, कौन से मैंने मटेरियल्स को रेफ़र किया, तो मैं आपको बता दूं, आई डोंट हैव एनी स्पेशल बुकलेट और अ स्पेशल बुक लिस्ट इफ़ आई कैन से, नॉर आई हैव स्टडी एनी स्पेशल मटेरियल टू क्लियर माई प्रीलिम्स. बट इफ़ यू स्टिल वांट टू नो कि मेरी बुक लिस्ट क्या थी और मैंने क्या पढ़ा है, तो उसके लिए आई कैन टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट माई बुक लिस्ट. सो इफ़ यू कैन सी दिस इज़ माई बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स. So starting from polity, you can see polity के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत को मैंने रेफ़र किया था. उसके अलावा मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है फॉर पॉलिटी. एंड इफ़ यू सी जोग्राफ़ी क्योंकि मेरा ऑप्शनल है, तो जोग्राफ़ी के लिए ऐसा स्पेशल मैंने कुछ नहीं पढ़ा. बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि प्रीलिम्स के लिए मैंने अगर कुछ चीज़ रेफ़र करी थी तो वो थी NCERT's की बुक, और ख़ासकर 11th और 12th की जो दो बुक हैं, ये दोनों मिला के जो 4 बुक होती हैं, इन्हीं बुक्स को मैंने रेफ़र किया था. इसमें भी अगर मैं बोलूँ तो ये जो 11th क्लास की 2 बुक्स हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी कवर होती है, इंडिया की और वर्ल्ड की, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो इकोनॉमी के लिए जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बताया कि मैंने 2016 से पेपर देना शुरू किया है. तो 2016 में और 2017 में मैंने जो एक रमेश सर की बुक आती है उसको मैंने रेफ़र किया था. तो आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, पर वही बात है कि वो बल्कि बुक है. लेकिन मैंने अपने लेटेस्ट अटैम्प्ट्स में और रीसेंट स्टडी जब से मैं कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं इकोनॉमी के लिए जो मृणाल सर के फुल हैंडआउट्स आते हैं, मैं उनको ही रेफ़र करता हूँ. ये हैंडआउट्स थोड़े से बड़े ज़रूर हैं, अराउंड 1000 पेजेस के होते हैं ये हैंडआउट्स, तो इनको पढ़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ बचता नहीं, और ये स्पेसिफिकली हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से ही बनाया गया है. उसमें मेंस का पार्ट है और हमें उसमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा. आपको इसमें सारा नहीं पढ़ना होता है, बट हाँ, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं. 4th, अगर हम हिस्ट्री को देखें, जो कि बहुत टेंशन का टॉपिक होता है आम एस्पिरेंट्स के लिए, देखो मैंने ज़्यादा इसमें पढ़ाई नहीं करी है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी है, बट मैंने इसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया कि इसमें इतनी टेंशन नहीं. अब होता क्या है, हर साल कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर उनके पीछे भागने से होता क्या है कि हम अपने हमारा जो मेन जो सोर्स है, हम उससे भटक जाते हैं. तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ज़बरदस्ती ऐसी कोई बुक बता दूं जो मैंने ना पढ़ी है ना कभी देखी है, पर सिर्फ बताने के लिए कि मैंने वो सब पढ़ा है और आपको मैं ज़बरदस्ती वो सब चीज़ें पढ़वा दूं. तो वो भी मतलब मेरे तरफ से मुझे नहीं लगता कि वो सही बात होगी. तो आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें कि मैंने कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करी, तो देखिए जो थीम्स हैं अपनी 12th क्लास की NCERT's जो हैं, थीम 1, 2 और 3, वो तीनों ही बुक इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ो. इसलिए मैंने उनको तीनों के लिए मेंशन किया है, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट के लिए. इसके अलावा अगर मैं मॉडर्न की बात करूं तो स्पेक्ट्रम हर कोई जानता है, स्पेक्ट्रम पढ़ना ही मतलब काफ़ी होता है और उसे कवर कर लेना. और अब स्पेक्ट्रम भी
स्पेक्ट्रम भी अब बहुत बड़ी आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एंड टू एंड पढ़ें, वो भी ज़रूरी नहीं है, आप उसमें बहुत सी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ को पढ़ें। और अगर एनसीईआरटीज़ की बात करूँ तो देखिए मैंने कॉमनली तीनों के लिए लिखा है 6 to 8th। तो 6 to 8 में 6th 7th और 8th की एनसीईआरटीज़ हैं जो कि एंशिएंट मिडीवल और मॉडर्न के हिसाब से मतलब बांट दी गई हैं। सो यू कैन स्टडी दिस 3 एनसीईआरटीज़, 3 हैं या 4 हैं, मुझे अपना इतना याद नहीं है। 6th 7th और 8th में शायद 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो अगर 4 एनसीईआरटीज़ हैं तो इनको आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा मैं मिडीवल और एंशिएंट के लिए कहूँगा कि जो 11th क्लास की बुक है तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उससे डायरेक्टली कई हर साल तो नहीं कह सकते, पर हाँ कई डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाते हैं जो शायद इन बुक्स में भी ना मिले। बट हाँ ये है कि ये बहुत ही क्रिस्प बुक है कि इसमें हर चीज़ बहुत ही क्रिस्पली लिखी गई है और बहुत ही अरेंज्ड वे में आपको विद टाइमलाइन आपको सब बताया गया है इसमें, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अगर मैं बोलूँ एनसीईआरटीज़ के अलावा अगर आप कुछ कर सकते हैं रेफ़र, तो वो ये है, ये वाली बुक होगी। 5th अगर मैं बोलूँ आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो नितिन सिंघानिया सर की बुक के अलावा मैंने कोई आर्ट एंड कल्चर की बुक नहीं पढ़ी है। और हाँ, फाइन आर्ट्स जो एनसीईआरटी की है इसको भी रेफ़र करते हैं और मैंने इसको पढ़ा है और ये इट इज़ अ गुड बुक। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इट इज़ नॉट अ गुड बुक, बट बात ये है कि इट ओनली रेफर्स टू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। कि अगर मैं बात करूँ परफॉर्मिंग आर्ट्स की या म्यूज़िक की, डांस की और जो पपेट्री है उन सब की बात करूँ तो इसमें वो सब नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ इसमें आपको मिलेगा आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो पर इसके अलावा मैंने और कहीं कुछ नहीं पढ़ा है। अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक की, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं मैंने इन दोनों के लिए कोई ऐसी स्पेशल बुक नहीं पढ़ी है जिसको मैं आपसे ये बोलूं कि उसको पढ़ने से ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं मेरे। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक आती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बट उसको भी मैंने कभी भी एंड टू एंड नहीं पढ़ा है कि फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक पढ़ा हो। मैंने उसको सिर्फ नीड टू नो बेसिस पे पढ़ा है। नीड टू नो बेसिस का मतलब होता है कि आपको जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से पढ़ा है। अगर मैं कोई स्केड्यूल 1 स्पीसीज़ के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ तो मैं उसमें उस चीज़ को देख लेता हूँ। अगर मैं रामसर साइट्स को पढ़ना चाहता हूँ तो मैं उसको देख लेता हूँ। अगर मुझे बायोडाइवर्सिटी का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको पढ़ सकता हूँ। बट ऑल ओवर उस बुक को पढ़ना और उसके बाद ये कहना कि उसी बुक से सारे क्वेश्चन आएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो ये लास्ट के 2 टॉपिक हैं इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, ये ने इनकी स्टडी सिर्फ मैंने करंट अफेयर बेस्ड करी है। करंट अफेयर मतलब आपकी जो मंथली मैगजीन्स हो गए, जो आपकी न्यूज़पेपर हो गए, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया कि करंट अफेयर के लिए मेरे सोर्स न्यूज़पेपर रहा है और मंथली करंट अफेयर मैगजीन रही हैं, जो कि मैंने सिर्फ विजन की अब तक पढ़ी हैं। विजन के अलावा मैंने जितने भी मैंने अटैम्प्ट दिए हैं 2016 से लेकर 2020 तक, वो सारे अटैम्प्ट्स में मैंने सिर्फ विजन की करंट अफेयर की मैगज़ीन पढ़ी है मंथली। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो और अगर मैं मैपिंग के बारे में बात करूं, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं मैपिंग से, तो उसके लिए एटलस को मैंने रेगुलरली देखा है। और मैं ये बोलूँगा कि आपको भी एटलस को देखना या मैप्स को देखना, रीजनल मैप्स को देखना, इसे आप अपनी एक हॉबी बना सकते हैं। अगर आप अपनी हॉबी बनाएंगे तो आप इसको अपने पास टाइम में जब इस चीज़ को यूज़ करेंगे, आप अपने खुद के पर्सनल मैप्स बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि इतना ही करना आपके लिए बहुत होगा। तो ये कुछ मोटा मोटा मेरा हिसाब किताब है बुक लिस्ट का जो मैंने अब तक पढ़ी हैं। और देखो बहुत सारी बातें अगर मैं बताने बैठ जाऊं कि एंशिएंट में आर एस शर्मा भी है, मिडीवल में आप अलग तरीके की बुक पढ़ते हो, और अगर आप एक क्वेश्चन को चेस करने लग जाओगे ना तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ब्रॉडली तो मेरा बुक लिस्ट यही रही है और अभी भी मैं 2023 के अटैम्प्ट्स के लिए मैं इन्हीं बुक्स को दोबारा से पढ़ रहा हूँ। उसमें जो एडिशन होता है वो अलग चीज़ है, पर फ़िलहाल अभी मेरे पास यही बुक लिस्ट है। इसके अलावा कुछ भी कोई एक्स्ट्रा बुक ना तो मैं उसे चेस कर रहा हूँ, ना मुझे ऐसा कोई पढ़ने का उसको ये है कि मैं उसके पीछे भागूँ। तो अगर मैं अभी बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जो कि हमारा होगा कि अगर आजकल जो है कि लोग करंट अफेयर्स को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि हम करंट अफेयर्स करें तो करें कहाँ से। तो देखिए मैं उसके लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि करंट को पढ़ना
इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं अगर, तो 2020 अटैम्प्ट से पहले मैंने कम से कम नहीं तो 15 या 16 जो विजन की मैगज़ीन आती हैं वो मैंने पढ़ी थी, और मैंने हर एक मैगज़ीन को कम से कम 2 3 4 5 बार पढ़ा होगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं एंड तक भी इसी को पढ़ने में लगा रहा। कहने का मतलब, करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ बन गई है हमारे प्रिपरेशन में कि हम इसको पढ़ने के चक्कर में जो अपना बेसिक है, जो हमारा बेस है ना, उस पर हम ध्यान नहीं देते, तो उसको हमें पढ़ना है। तो स्पेशली अगर मैं करंट अफेयर की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूं, तो देखो सबसे पहला बात आता है न्यूज़पेपर को पढ़ना, और न्यूज़पेपर पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। पर देखो, आपको न्यूज़पेपर को भी एंड टू एंड नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर के लिए भी आपको मेरे हिसाब से 3 फ़िल्टर लगा के पढ़ना होता है। पहला होता है PYQ का फ़िल्टर, दूसरा होता है आपका सिलेबस का फ़िल्टर, और तीसरा होता है आपका क्यूरोसिटी का फ़िल्टर। क्योंकि देखो, क्यूरोसिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से आगे लेके जाएगी, जो आपका रिज़ल्ट दूसरों से अच्छा इम्प्रूव करेगी। तो मेरी नज़र में न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए 3 फ़िल्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये 3 फ़िल्टर हैं तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ना आसान होगा। और अगर मैं बात करूँ करंटली ये करंट अफेयर मैगज़ीन जो मंथली आती हैं विजन की, इनको अगर हम कैसे पढ़ें, क्योंकि देखो ये अभी अब 105 110 पन्ने से ज़्यादा की ही होती हैं। तो मेरा इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं किसी भी एक मंथ की जो करंट अफेयर मैगज़ीन होती है, सॉरी, जो एक मंथ की होती है, मैं उसको 3 दिन देता हूँ। 3 डेज़ में आई ट्राई टू रीड 35 पेजेस पर डे। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेज ख़त्म करना है, मतलब विद फुल अटेंशन, विद माई फुल फोकस आई ट्राई टू कवर 35 पेजेस पर डे। उससे क्या होता है कि 3 दिन में लगभग 105 पन्ने पूरे हो जाते हैं। और बिलीव मी, अगर आप इंटरेस्ट से किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, तो उसको ख़त्म करने में शायद कभी कभार आपको इतना टाइम भी ना लगे। मेरी कई बार मैगज़ीन 1 दिन में भी पूरी हुई है या 1.5 दिन में भी पूरी हुई है, तो उससे कोई इतनी दिक्कत बात नहीं है। और पूरी होने का मतलब है कि आप एक बार उसकी थॉरो फर्स्ट रीडिंग लगाते हो, जिसमें आप किसी भी टॉपिक को छोड़ते नहीं हो, आप पूरी मैगज़ीन को एंड टू एंड पढ़ते हो। जो टॉपिक ऑटोमेटिकली आपको पता है कि आपने PYQ सॉल्व करे हैं या आपने सिलेबस देखा है, और जो उसके हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ते हो। जैसे कि अगर जैसे भी COP27 हुई थी या कुछ भी हुआ, अगर उसके बारे में न्यूज़ है तो आप उसको डेलीनेटली पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप इसको ऐसे पढ़ते हो तीन तीन दिन में, अगर उसे ख़त्म करते हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा 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 मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप क्या कर सकते हैं कि जो इंडेक्स पेज होता है अपना, जैसा कि ये इस तरीके का जो होता है, ऐसा इंडेक्स पेज जो होता है, उस इंडेक्स पेज को ले सकते हैं, और उसके साथ आप मिनिमम तो कितने भी कर सकते हो, पर मैं बोलूँगा कि आप 10 पन्ने और ले लो। बैक एंड फ्रंट अगर आप पाँच पाँच पेजेस लेते हो, तो उन 5 पेजेस पे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं अभी इसको ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो करंट अफेयर इतनी टेंशन की बात नहीं है कि आप वो कैसे पूरा करोगे, कैसे नहीं करोगे। हाँ, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मैंने विजन की करंट की जो मंथली मैगजीन्स हैं, मैं उसको फॉलो करता हूँ। और ईयर के एंड में जब प्रीलिम्स पास आता है, तो मैं फिर PT 365 नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि वो एक तरीके से रिपीटेशन ही हो जाता है उसका। तो मैं उसको अपने रीडिंग मटेरियल को डाइवर्स करने के लिए मैं कंपाइलेशन किसी दूसरी कोचिंग की पढ़ता हूँ, और ज़्यादातर मैं इनसाइट की पढ़ता हूँ। तो देखा जाए तो मैं करंट अफेयर के 3 सोर्स हो जाते हैं। न्यूज़पेपर जो हम डेली पढ़ते हैं वो तो है ही, मंथली जो है वो विजन की, और जो कंपाइलेशन है वो इनसाइट की मैं पढ़ लेता हूँ। इससे क्या होता है ना कि जो चीज़ विजन और इनसाइट का पढ़ने से कोई चीज़, मेरे हिसाब से कोई चीज़ बचती नहीं है। ऐसा नहीं रहता है कि कोई चीज़ नॉर्मली जो है वो हमसे मिस हो गई। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाऊँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है इन तीनों चीज़ों को पढ़ना, तो देखो, ये 4 फ़ेब की अभी आज 8 फ़ेब है, 4 फ़ेब को ये न्यूज़ आई थी इंडियन एक्सप्रेस में अबाउट पेरिस क्लब, ठीक है। ये सब पेरिस क्लब के बारे में इसमें सब कुछ बता रखा है। तो मैं आपको ये पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये पेरिस क्लब के बारे में सब कुछ दे रखा है। दिसंबर का जो 2022 का
जो दिसंबर की करंट की मैगज़ीन है विजन की, उसमें पेरिस क्लब एक टॉपिक है अलग से, न्यूज़ इन शॉर्ट में। ये आप देख सकते हैं, ये रहा, मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, ये रहा पेरिस क्लब। अब ये मैंने यहाँ पे उठा के डाला क्यों है, वो मैंने इसलिए डाला है कि अगर आप PYQs को देखेंगे तो पिछले साल के पेपर में ही एक क्वेश्चन आया था रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर। तो इसका आंसर डायरेक्टली मतलब बताऊंगा मैं आपको, उसका आंसर IMF है। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो उस समय श्रीलंकन क्राइसिस चल रहा था, ये उससे रिलेटेड है। तो श्रीलंकन क्राइसिस से रिलेटेड है, और क्योंकि वो IMF से रिलेटेड है तो इसलिए UPSC ने इसको ऐसा क्वेश्चन पूछा। और इसी चीज़ से रिलेटेड ये पेरिस क्लब है। आप जाना और इस वीडियो के बाद आप इसके बारे में पढ़ना, और आप में से कई लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी PYQs को कैसे एनालाइज करते हैं, ये उसका तरीका है। ये आपको PYQs आपको बताते हैं कि करंट अफेयर में भी आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप PYQs से एनालिसिस कैसे करते हैं और कैसे आपको स्टडी करनी चाहिए उसके बारे में, बट वो किसी अगली वीडियो में। पर अभी फॉर एग्जांपल आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि इस तरीके से आप अपने PYQs को, आपके डेली करंट अफेयर्स को, न्यूज़पेपर को यानी कि न्यूज़पेपर को और अपने मंथली मैगजीन्स को कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर आपके पास PYQ का लेंस है तो, और आप में थोड़ी भी क्यूरियोसिटी है कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो।